हेलो गाइस, दिस इज प्रीति। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। ये हमारा ऑर्गेनोमेटेरियल केमिस्ट्री का 5th लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर्स के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर देखे थे, मेटल मेटल बॉन्ड्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ब्रिजिंग की क्या कंडीशन थी, वो सब कुछ अच्छे से देख लिया था। और इसके साथ साथ हमने एक और टॉपिक किया था, कोवलेंट बॉन्ड क्लासिफिकेशन मेथड, जिससे इक्विवेलेंट न्यूट्रल क्लास और लिगेंड बॉन्ड नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सब अच्छे से देख लिया था। शुरू करते हैं आज के लेक्चर के साथ। क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ CN स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो हमें यहाँ पे CN स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। पहले हम CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर फाइंड आउट करते थे। अब यहाँ पे आपको सेम ही कॉन्सेप्ट लगाना होगा। जो कॉन्सेप्ट CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर फाइंड आउट करने में लगता था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे CN स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर फाइंड आउट करने में लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिगेंड देखो CN नेगेटिव है। CN नेगेटिव और CO में इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखो आपको सेम ही मिलेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वेरिएशन सिर्फ क्या मिलेगी कि इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होगी एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। बाकी तो सब इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होमोलुमो आपको सेम ही मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी मेटल टू CN सिग्मा बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी, साथ साथ पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, जैसे कि CO के केस में हुई थी। ठीक है, सेम ही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। बैक बॉन्डिंग जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे CN स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर A एंड B को हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं इनका, तो सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन देखने को मिलेगी और कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। अब CN में नेगेटिव चार्ज है, फॉर्मल नेगेटिव चार्ज है -1, सो -6 आ जाएगा इज इक्वल टू -3। तो x की वैल्यू आ गई +3 फर्स्ट के केस में, और सेकंड के केस में x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -4, x इज इक्वल टू +2। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रही है। मतलब A के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो बैक बॉन्डिंग कम होगी, और अगर बैक बॉन्डिंग कम होगी तो CN स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो आप डायरेक्टली ऑर्डर लिख सकते हो CN स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का। A के केस में आपको ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू B। क्यों मिल रही है ज़्यादा? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और बैक बॉन्डिंग कम होगी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ पे CN स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ये दो मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे ऑर्डर फाइंड आउट करना है CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, अब ये आपके CSIR नेट दिसंबर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शंस मैंने यहाँ पे नहीं लिए हैं, हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, आयरन यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ये फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, बैक बॉन्डिंग कम होगी, तो CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो अगर CO बोलने की आदत पड़ी हुई है, यहाँ पे क्या है, CN है। CN स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है? A की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू B। ठीक है, और अगर हम CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर देखें सेकेंड के केस में, अब देखो C और D का केस देखना है। यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिल रही है। ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, और ये भी आपके पास न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, वेरिएशन क्या मिल रही है? ये है आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लिगेंड प्रेजेंट है तो यहाँ पे सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी तो बैक बॉन्डिंग इंक्रीज कर जाएगी। बैक बॉन्डिंग इंक्रीज कर जाएगी तो CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। मतलब C की CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम है एज कम्पेयर टू D। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से मॉलिक्यूल 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेंगे, कौन से नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका रिसेंट जो गेट का एग्ज़ाम है, परसों जो आपका गेट का एग्ज़ाम है उसमें पूछा गया था। 18 इलेक्ट्रॉन रूल के ऊपर क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया। बाकी जैसे जैसे टॉपिक कराऊंगी वैसे वैसे क्वेश्चन कराती रहूँगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, एक तो आप क्या करो कि यहाँ पे लिख दो RH3, CO ब्रिजिंग में है, CO3। CO हमें पता है चाहे ब्रिज्ड पोजीशन पे हो चाहे टर्मिनल पोजीशन पे हो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। यहाँ पे CP3 है, और देखो CP अगर आपके पास हेप्टेसिटी नहीं दी हुई है तो हम हेप्टेसिटी 5 लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेटल 3 है तो 18 × 3 54 आता है। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आना चाहिए? 54 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अब RH
कौन से ग्रुप का एलिमेंट है ये, कोर हीर, ऐसे आप देख सकते हो, IR। कोबाल्ट 27 मतलब D में 7, S में 2, सो 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। 9 इंटू 3 27 आ गया। ये 3 है, 2 इंटू 3 6 आ गया। Cp 3 है, 5 इंटू 3 15 आ गया। अब इसके बाद आपको बात क्या नहीं भूलनी है कि मेटल मेटल बॉन्ड्स, यहाँ पे गलती होने के क्या चांसेस होते हैं कि हम मेटल मेटल बॉन्ड्स को भूल जाते हैं। सो मेटल मेटल बॉन्ड्स भी आपको याद रखने हैं। 3 मेटल मेटल बॉन्ड्स हैं, 3 मेटल मेटल बॉन्ड्स के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तो हमने 6 लिख दिया। सबको ऐड करो अब, यहाँ पे 6 6 4 24, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 54 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आ गया, 54। ये भी 54 है, मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। और इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है। एक और क्या तरीका है, यहाँ पे देखो, अगर हम एक मेटल ले लें, आप देख सकते हो सारे मेटल में लिगेंड आपको सेम ही दिख रहे हैं। तो एक मेटल लो, ये ले लिया हमने RH, 9 इलेक्ट्रॉन्स ये कंट्रीब्यूट करेगा, प्लस Cp तो 5 आ गया, प्लस अब कार्बोनिल 3 है, तो हमने हर RH पे एक एक कंसीडर कर लिया, ब्रिजिंग पोजीशन पे है, अदरवाइज ये। सो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ये हो गया। अब यहाँ पे एक RH बॉन्ड में, मेटल मेटल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 1 और 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2। अब यहाँ पे टोटल देखो, ये 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ये फॉलो कर रहा है। ये करेगा तो ये भी करेगा, क्योंकि लिगेंड सेम है, और ये भी करेगा, मतलब ये आ गया आपके पास करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले तो सेंट्रल एटम देखो, फिरोस OS, सो D6 26 एटॉमिक नंबर होगा। D में 6, S में 2, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पे 8 आ गए, प्लस क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, यहाँ पे ये नीटा 6 होगा, तो मतलब ये 6 आ गया। उसके बाद अब यहाँ पे देखना है आपको, नाइट्रोजन ने अपने 3 बॉन्ड्स बना लिए हुए हैं, बाकी ये जो बॉन्ड है ये कैसे फॉर्म हुआ होगा, इसके लोन पेयर से। ये भी कैसे फॉर्म हुआ होगा, इसके लोन पेयर से। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। और यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो हम -1 लिख देते हैं, माइनस से ये कट गया, तो ये 10 + 8 18, मतलब ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये भी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अब नेक्स्ट, सो इसको भी दोनों तरीके से कर सकते हो, जो आपको इजी लगे वो वाला तरीका आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आयरन है, आयरन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होंगे, प्लस यहाँ पे क्लोरीन है, तो हमने 1 ले लिया, प्लस यहाँ पे Cp है, तो हमने 5 ले लिया। और यहाँ पे अब एक आयरन के साथ आप CO ले लो, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया आपके पास 2, और एक आपके पास मेटल मेटल बॉन्ड है, तो मेटल बॉन्ड में ये 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो प्लस लिख लेते हैं हम 1, ठीक है। सो यहाँ पे देख दो, 8 + 6, 8 + 6 कितना हो रहा है यहाँ पे, 8 + 6 आ गया 14, 15 16 17, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, 17 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। दैट मीन्स ये आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे ये जो मेटल मेटल बॉन्ड है इसको नहीं भूलना है जब भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो क्रोमो, ये क्या है, Cr से नीचे होगा, Cr मतलब D में 5, S में 1, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 6 प्लस इसकी वजह से 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब ये ब्रिज्ड CO, ब्रिजिंग में जब Cl होता है, Cl जब ब्रिजिंग में होता है क्लोरीन, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ठीक है, क्योंकि ये एक बॉन्ड यहाँ पे लोन पेयर से बना होगा और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से। सो यहाँ पे ये क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। उसके बाद आपके पास एक मेटल बॉन्ड यहाँ पे सिर्फ एक ही है, तो ये वाला अब सेंट्रल एटम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो +1 कर लेते हैं हम, ठीक है। सो यहाँ पे 6 + 6 12 एंड +4 आ गया आपके पास 16, तो ये 16 इलेक्ट्रॉन आ रहा है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी आपके पास इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें यहाँ पे निकालनी है इक्विवेलेंट न्यूट्रल क्लास, सो कोवलेंट बॉन्ड क्लासिफिकेशन मेथड भी यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखो, आयरन का मेटल लिखोगे आप, M लिखोगे सॉरी, और नोटेशन यूज़ करनी होती है LXZ नोटेशन।
नीटा 5 के लिए 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है तो 2+2+1 लिख सकते हो। 2 इलेक्ट्रॉन डोनर के लिए हम L लिखते हैं यहाँ पे, तो L2 लिख देंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन डोनर के लिए X लिखते हैं। सो नीटा 5 को L2X लिख सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे आ गया होल 2, पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और हमें तो निकालनी है इक्विवेलेंट न्यूट्रल क्लास, तो ये पॉजिटिव चार्ज को तो हटाना पड़ेगा। और जहाँ पे आपके पास L भी हो X भी हो, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाओगे L के ऊपर और नेगेटिव चार्ज लगाओगे X के ऊपर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। सो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास L 4 है तो 4 का हम 3 ले लेंगे, और L पॉजिटिव आ गया, एंड यहाँ पे आ गया X2, ठीक है। L पॉजिटिव को हम X लिख सकते हैं। सो इक्विवेलेंट न्यूट्रल क्लास क्या आ गई आपके पास, ML3X3, और लिगेंड बॉन्ड नंबर भी क्या आ जाएगा आपके पास, 6। यहाँ पे देखते हैं, अब मेटल है, इसके लिए M, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है तो डायरेक्टली आप L4 लिख सकते हो यहाँ पे X तो गिवन नहीं है तो इसलिए नेगेटिव चार्ज अब L के ऊपर ही लगाएंगे। ML2 L नेगेटिव हमने लिख दिया यहाँ पे, और L नेगेटिव को LX लिख सकते हो आप, तो ML2 LX आ गया, LX आ गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगी इक्विवेलेंट न्यूट्रल क्लास, ML4X2, लिगेंड बॉन्ड नंबर भी कितना आ गया आपके पास, 6 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आइसोलोबल एनालॉजी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से 2 मार्क्स का, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आइसोलोबल एनालॉजी क्या होती है, देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं यहाँ से, ऑर्गेनोमेटालिक फ्रेगमेंट दी हुई होगी क्वेश्चन में, और आपसे पूछा होगा कि ये किसके आइसोलोबल है, आपके पास ऑप्शंस में ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट दी हुई होगी, ठीक है। आइसोलोबल लोबैलिटी प्रिंसिपल के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने होंगे। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं तो आइसोलोबल होगी। सेम का मतलब क्या है कि ऑर्गेनोमेटालिक फ्रेगमेंट के लिए, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल को देखते हैं। सो 18 याद कैसे कर सकते हो आप, 18 इलेक्ट्रॉन आइसोलोबल होते हैं। अब ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट में आप कार्बन लोगे मोस्टली, ठीक है। सो वहाँ पे या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट लेंगे तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑक्टेट रूल देखते हैं। ऑक्टेट रूल के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 18 इलेक्ट्रॉन आइसोलोबल होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन के, ये आइसोलोबेलिटी का साइन है आपके पास, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन 8 के होंगे तो यहाँ पे लिख दो आप 8। ऑर्गेनोमेटालिक फ्रेगमेंट में आपको 18 इलेक्ट्रॉन देखने हैं, ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट में आपको 8 इलेक्ट्रॉन देखने हैं। अब ये ऑर्गेनोमेटालिक फ्रेगमेंट क्या होती है, देखो जैसे Fe3CO12, ये आपने मॉलिक्यूल देखा है। सो इसकी फ्रेगमेंट क्या होगी, FeCO4, इसके 3 आ जाएगा ना, तो फ्रेगमेंट क्या होगी ये FeCO4। ये किसके आइसोलोबल है, यही क्वेश्चन में मेनली पूछा जाता है। 17 इलेक्ट्रॉन के लिए आपको 7 इलेक्ट्रॉन लिखने होंगे, तो ईजिली याद रख सकते हो, यहाँ पे 7 आ जाएगा। यहाँ पे 16 है तो हम क्या लिखेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन अगर हो किसी ऑर्गेनोमेटालिक फ्रेगमेंट में तो वहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आइसोलोबेलिटी के लिए ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट में, ठीक है। 15 के लिए 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 14 के लिए 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि ये दोनों आइसोलोबल है या नहीं है। आयरन यहाँ पे देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 आ जाएंगे। CO 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 2 × 3 6 आ गया। सो टोटल इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए, 14 आए। अब B बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, H 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो ये आ गया 4। अब हमें पता है 14 इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्गेनोमेटालिक फ्रेगमेंट है तो 14 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो तो वो किसके आइसोलोबल होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन के आइसोलोबल होते हैं। मतलब ये दोनों क्या है, आइसोलोबल। नेक्स्ट कंडीशन आती है आपके पास सेम फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके लिए आपको देखनी होती है वेकेंट साइट। वेकेंट साइट क्या है ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। हम ऑक्टाहेड्रल वर्सेस टेट्राहेड्रल ले रहे हैं। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए आपको चाहिए 6 लिगेंड, परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए आपको चाहिए 4 लिगेंड। हमने क्या किया, यहाँ से एक लिगेंड को रिमूव कर दिया। एक लिगेंड को रिमूव करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे
Ml5 आ जाएगा, Ml5 और आपके पास यहाँ पे बचेगी एक वेकेंट साइट, एक अनसैचुरेटेड साइट बच रही है, वेकेंट साइट बच रही है। लाइकवाइज हमने यहाँ से भी क्या किया, एक लिगेंड को रिमूव कर दिया। एक लिगेंड को रिमूव करने के बाद यहाँ पे भी आपके पास Ml3 आ जाएगा और एक वेकेंट साइट बचेगी। ठीक है, यहाँ पे वेकेंट साइट सेम बच रही हैं, तो आप क्या बोलोगे, दे आर आइसोलोबल। ठीक है, और इसके बाद हम अगर एक और लिगेंड को यहाँ से हटा देते हैं तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, Ml4 और 2 वेकेंट साइट बचेंगी। ठीक है, सो ये किसके आइसोलोबल होगा, यहाँ पे आपके पास Ml2 आ जाएगा। यहाँ से भी क्या करेंगे, हम एक लिगेंड को हटाएंगे और यहाँ पे भी आपके पास 2 वेकेंट साइट बची हुई होंगी, तो ये दोनों आइसोलोबल होंगे। ठीक है, इसके बाद क्या किया, हमने एक और लिगेंड को यहाँ से हटा दिया। अब यहाँ पे आ गए Ml3 और आपके पास आ गई 3 वेकेंट साइट। ठीक है, लाइकवाइज यहाँ से भी अगर हम एक और L को हटा देंगे तो आपके पास Ml आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपके पास आ गई 3 वेकेंट साइट। तो ये भी क्या हुए, आइसोलोबल हुए। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन क्या देखनी है, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और उसके बाद हमें देखना है फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या फिर सिमेट्री। ठीक है, अगर हम ये क्वेश्चन लेते हैं, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है हमने कि 3 लिगेंड को हटा देना। 3CO को हमने यहाँ से हटा दिया, लाइकवाइज यहाँ से भी हमने 3H को हटा दिया। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बचेगा, आप यहाँ पे आपके पास बचेगा FeCO3 बचा, और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, BH। और वेकेंट साइट देखो आप, यहाँ पे अब आपके पास 3 वेकेंट साइट बचेगी, और यहाँ पे भी आपके पास 3 वेकेंट साइट ही बच रही है, मतलब ये दोनों क्या हुए, आइसोलोबल हुए। ये दोनों क्या होंगे, आइसोलोबल होंगे। ठीक है, अब ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, क्वेश्चन मेनली टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही पूछे जाते हैं, बट जून 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं, तब आपको फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कहाँ यूज़ है ये समझ में आ जाएगा। CO3 दिया हुआ है। ठीक है, इज आइसोलोबल विद, सबसे पहले तो हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं। कोबाल्ट 27, तो 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 9 प्लस यहाँ पे 6 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ये आ गए ऑर्गेनोमेटालिक फ्रेगमेंट, और ये है आपके पास ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट। ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट के लिए 15 इलेक्ट्रॉन किसके आइसोलोबल होते हैं, 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन के आइसोलोबल। ठीक है, सो यहाँ पे तो 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये दोनों तो ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब CH का देखो, CH के केस में आपको यहाँ पे मिल रहे हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और CH2 पॉजिटिव के केस में भी अब आपको 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही मिल रहे हैं। सो यहाँ पे तो अब कौन सा आइसोलोबल होगा, कौन सा नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा, तो पहले आपको लगाना है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट, और उसके बाद आपको लगाना होगा यहाँ पे फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखो, अगर ये ऑक्टाहेड्रल से बना है तो यहाँ पे आपको क्या होगी, कितनी वेकेंट साइट मिलेगी, 3 वेकेंट साइट मिलेगी। ठीक है, और ये CH4 से बना होगा, ये वाली जो फ्रेगमेंट है CH या CH2 पॉजिटिव, ये CH4 से मिली होगी आपको। तो CH के केस में, अब CH के केस में अब यहाँ से कितने हाइड्रोजन गए हैं, 3 हाइड्रोजन गए हैं, मतलब यहाँ पे आपके पास 3 वेकेंट साइट है। ठीक है, बट CH2 के केस में, CH2 के पॉजिटिव के केस में यहाँ पे आपको 2 वेकेंट साइट ही मिल रही हैं, मतलब ये आपके पास इनकरेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे अगर 3 वेकेंट साइट है तो यहाँ पे भी आपको 3 वेकेंट साइट ही होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, FeCO3 इज आइसोलोबल विथ। FeCO3 किसके आइसोलोबल है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, ये आ गया आपके पास 8 प्लस 6, ये आ गया आपके पास 14, ये तो हमने पहले भी किया था। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं 14 इलेक्ट्रॉन किसके आइसोलोबल होता है, 4 इलेक्ट्रॉन के। सो यहाँ पे देखो, ये आ गया आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन, 3 + 1 ये आ तो 5 आएंगे,
ये भी आपके पास 5 आएंगे और ये आपके पास 6 आएंगे, मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया आपके पास, ए ऑप्शन। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपके पास केज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक फ्रेगमेंट। ऑर्गेनोमेटेलिक फ्रेगमेंट केज बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रही है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए फॉर्मूला होता है पॉलीस्केल्टन इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी हम बोलते हैं, जिससे हम ये फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिकली केज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जैसे आपके पास ये आ गया एक केज, ठीक है, ये है आपके पास, अब यहाँ पे कोई ऑर्गेनोमेटेलिक फ्रेगमेंट है, जैसे MCO2 हो सकती है, MCO3 हो सकती है। सो ये फ्रेगमेंट इस केज बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रही है, ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये फाइंड आउट करते हैं पॉलीस्केल्टन इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी से। और ये थ्योरी क्या होती है, इसके लिए आप फॉर्मूला यूज़ करोगे M+L-12। मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको 12 से सब्ट्रैक्ट करके आप यहाँ पे केज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हो। ये क्या है, केज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बट ये किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हो, ऑर्गेनोमेटेलिक फ्रेगमेंट के लिए, ये बात आपको याद रखना। अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक फ्रेगमेंट्स दी हुई हैं, केज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमें फाइंड आउट करने हैं। सो फॉर्मूला मेटल प्लस लिगेंड -12, मेटल के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, -12। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। कोबाल्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 + 5 -12, 9 + 5 14 -12, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे केज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। Ru फिरोज तो 8 + 6 -12, 14 -12, यहाँ पे भी केज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपके पास 2 आ रहे हैं। निकल एटॉमिक नंबर 28, सो 10, यहाँ पे +4, न्यूट्रल लिगेंड है, -12, ये भी कितना आ रहा है आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन केज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? एप्लीकेशंस आती है आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। B5H9 है, अगर ये बोरेन्स है, हमने मेन ग्रुप केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा है बोरेन्स के बारे में। इसको आप और कैसे लिख सकते हो, B5H5 4 नेगेटिव लिख सकते हो। ये क्या है, आप नीडो है, नीडो है। और इसके स्ट्रक्चर की बात करें, एक वर्टिसेस रिमूव करके यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर आता है इसका, ये आ गया अब आपके पास स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें FeCO5 दिया हुआ है और एक वर्टिसेस को यहाँ पे BH को सब्स्टिट्यूट कराना है। तो BH किसके साथ सब्स्टिट्यूट होगा, FeCO5 के साथ होगा, FeCO4 के साथ होगा, FeCO के साथ होगा या FeCO2 के साथ होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? देखो, इसके लिए आइसोलोबिलिटी वाला प्रिंसिपल यूज़ होता है। अगर हम यहाँ पे देखें BH, इसके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, 3 + 1, तो ये किसके आइसोलोबल होगा, 14 के आइसोलोबल होगा। 14 के आइसोलोबल होगा मतलब आयरन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 8 हैं, ठीक है। सो 8 प्लस यहाँ पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए 14 के लिए। मतलब CO कितने आने चाहिए, 3 CO आने चाहिए। मतलब BH को अगर हमने सब्स्टिट्यूट कराना है तो किसके साथ कराना है, 3 CO के साथ, FeCO3 इसके साथ सब्स्टिट्यूट होगा। आइसोलोबिलिटी वाला प्रिंसिपल यहाँ पे यूज़ हो जाता है ईजिली, ठीक है। अगर हम टोटल केज बॉन्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहें तो नीडो के लिए N+2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स लगते हैं। N कितना है, 5, 5 + 2 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन पेयर और 14 इलेक्ट्रॉन्स है। केज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए आपके पास, 14 आ गए, ठीक है। और यहाँ पे अब ये सब्स्टिट्यूट किसके साथ होगा, FeCO3 के साथ सब्स्टिट्यूट होगा, CO3 आ गया। सो आइसोलेबिलिटी वाला प्रिंसिपल आपको कहाँ पे यूज़ करना है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी BH यहाँ पे वैसे ही रहेंगे,
ठीक है। और अगर हम यहाँ से ये भी पूछा जाए कि BH कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है, यहाँ पे इस केज में BH कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक यूज़ हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मिंग में, तो बाकी कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। और ऑर्गेनोमेटेलिक फ्रेगमेंट में हम कैसे देखते हैं, FeCO3 है। सो केज बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रही है ये ऑर्गेनोमेटेलिक फ्रेगमेंट, ये कैसे देखेंगे हम, यहाँ पे लगाएंगे मेटल प्लस लीगेंड -12 वाला फॉर्मूला। ये क्या किसकी बात हो रही है, केज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की, केज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन की, इसकी भी एंड इसकी भी, ठीक है। सो मेटल के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8 + 6 -12, ये भी कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, 2 ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं आपके पास ये आइसोलोबल हैं। ये क्या है, आइसोलोबल स्ट्रक्चर है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये आपका केज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वाला भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो सकता है एंड आइसोलोबेलिटी वाला कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IR4CO12 इज आइसोलोबल विद। तो यहाँ पे हमने देखना है कि इसके आइसोलोबल कौन सा है। देखो इस क्वेश्चन को पहले डिटेल में समझते हैं, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बता दूंगी, ठीक है। डिटेल में समझने के लिए हमें सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर पता होने के लिए आपको सबसे पहले मेटल मेटल बॉन्ड्स पता होने चाहिए। मेटल मेटल बॉन्ड्स के लिए फॉर्मूला होता है 18 × N, 18 × 4 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 × 9, ये कोबाल्ट वाले ग्रुप से है। तो कोबाल्ट 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 9 × 4 36 आ गए, प्लस 24 आ गया, डिवाइडेड बाय अब आपके पास आ जाएगा 2, यहाँ पे आ गया 18 4 का 72 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 2, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 6। मेटल मेटल बॉन्ड्स कितने आ गए, 6 आ गए, ठीक है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। IR 4 IR है, ये हमने लगा दिए। और मैंने आपको ब्रिजिंग की क्या कंडीशन बताई थी कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है ब्रिजिंग डिक्रीज होती है। सबसे पहले तो हम 5 6 मेटल मेटल बॉन्ड्स यहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक भी कार्बोनिल ब्रिजिंग नहीं मिलेगा, इसका स्ट्रक्चर हमने देखा था, एक भी कार्बोनिल ब्रिजिंग नहीं मिलेगा, ये आगे सारे कार्बोनिल टर्मिनल पोजीशन पे, ठीक है। सो आपके पास फ्रेगमेंट क्या आ रही है, एक फ्रेगमेंट आ रही है यहाँ पे IRCO3, IRCO3, ठीक है। और आइसोलोबल किसके साथ है, इसके लिए हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने होंगे। IR 9 + 6, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए यहाँ पे 15। और ऑर्गेनोमेटेलिक फ्रेगमेंट के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 15 है, तो ये किसके आइसोलोबल होगा, 5 इलेक्ट्रॉन के आइसोलोबल होगा, ठीक है। ये हमें पता चल गया। अब यहाँ पे IRCO3 कितने हैं, 1 2 3 4 है। और अगर आप देखो यहाँ पे P4 है आपके पास, C4H4 है और Fe4CO4 है। तो P4 का हम P ले लें अगर, तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम इसका C4H4 ले लें, C4H4 का CH लेंगे, ठीक है। तो CH के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। Fe4CO4 का भी आपको क्या लेना होगा, FeCO ही लेना होगा, ठीक है, क्योंकि इसके भी 4 मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आयरन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 + 2 10 आ गया। मतलब ये तो इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन, ये तो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अब हमें देखना है A होता है, B होता है, ये D होता है आपके पास ऑप्शन। अगर हम यहाँ पे फोस्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो इस वाले ये जो है एक फ्रेगमेंट को हम सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं फोस्फोरस के साथ। यहाँ पे क्या किया हमने, एक को सब्स्टिट्यूट करा दिया फोस्फोरस के साथ, यहाँ पे आ गया आपके पास IRCO3 है यहाँ पे भी आपके पास IRCO3 आ जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास IRCO3 आ जाएगा। बाकी और कोई चेंज तो आपको
देखने को नहीं मिलेगा ना यहाँ पे। और लाइकवाइज हम इसको और किसके साथ सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं, CH के साथ भी करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको 5 ही मिल रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैंने बताया था आपको कि जो आइसोलोबल होंगे वो इजीली सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं हम। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH, यहाँ पे आ गया आपके पास IR, CO3, यहाँ पे आ गया IR, CO3, यहाँ पे IR, CO3, ठीक है। बाकी तो सब कुछ वैसे ही रहेगा। अगर इसके बाद हम इसको 3 और P के साथ सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं, यहाँ पे भी फॉस्फोरस आ जाएगा, यहाँ पे भी फॉस्फोरस और यहाँ पे भी फॉस्फोरस, तब आपके पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। और ये होता है आपके पास P4 का स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब अब ये किसके आइसोलोबल है, P4 के आइसोलोबल है, ठीक है। ये अपना B ऑप्शन करेक्ट आ गया। और इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसको भी 3CH के साथ सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं, इसको और इसको। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, CH, 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 ये आ गया। अब यहाँ पे देखो, ऐसे अगर आप ड्रॉ करते हो, कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हो रही है, 1 2 3 4, तो ये है आपके पास C4H4, मतलब ये इसके आइसोलोबल भी है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, A एंड B। डायरेक्टली आप इसको कैसे कर सकते थे कि फ्रेगमेंट देखो, यहाँ पे आप डायरेक्टली भी फ्रेगमेंट निकाल सकते हो। IR4CO12, इसकी फ्रेगमेंट क्या होगी, IRCO3, ठीक है, यही फ्रेगमेंट होगी। अब यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम इसलिए फाइंड आउट कर सकते हैं, 15 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और आपके पास क्या दिया हुआ था, C4H4 दिया हुआ था। C4H4 में अगर हम देखें तो इसकी फ्रेगमेंट क्या आएगी, CH आएगी, ठीक है। ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। यहाँ पे क्या आएगी, फ्रेगमेंट CH आएगी, और P4 के केस में फ्रेगमेंट आ जाएगी P। यहाँ पे भी आपको 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यहाँ पे भी आपको 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब आपके पास आंसर आ जाएगा A एंड B। बाकी इसके स्ट्रक्चर एंड सब कुछ अच्छे से समझना है तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द FeCO3 विल प्रोवाइड हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन टूवर्ड फ्रेमवर्क बॉन्डिंग। फ्रेमवर्क बॉन्डिंग का क्या मतलब है, केज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ही निकालने हैं यहाँ पे, केज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और केज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है, मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, -12। ये किसके लिए फॉर्मूला लगता है, फ्रेगमेंट के लिए लगता है। ये मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, ऑर्गेनोमेटेलिक फ्रेगमेंट के लिए। ऑर्गेनोमेटेलिक मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हैं हम, फ्रेगमेंट की बात कर रहे हैं, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, केज बॉन्डिंग या फिर फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए। सो मेटल यहाँ पे 8 प्लस लीगेंट यहाँ पे 6 -12, 14 -12, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो आंसर आ जाएगा B। यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या हो सकता है कि आप डायरेक्टली टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर दो, इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करोगे तो 14 आ जाएंगे, तो इसमें और इसमें कन्फ्यूजन के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, फ्रेमवर्क बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं हमने ऑर्गेनोमेटेलिक फ्रेगमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, B3H7 FeCO का थ्राइस इज आइसोलोबल विथ। सो हमें यहाँ पे देखो ये सारे किसकी फॉर्म में दिए हुए हैं, यहाँ पे BH की फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है। सो अगर यहाँ पे हम FeCO थ्राइस का निकाल लेते हैं, सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आयरन के पास 8 प्लस यहाँ पे 6, 8 + 6 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसके आइसोलोबल होगा, ये आइसोलोबल होगा 4 इलेक्ट्रॉन के।
4 इलेक्ट्रॉन के आइसोलोबल होगा, मतलब ये आइसोलोबल होगा BH के, ठीक है, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। BH के आइसोलोबल होगा तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, BH लिख सकते हो, B3H7 दिया हुआ है आपके पास, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, BH लिख सकते हैं। ये 2 है तो ये यहाँ पे होल का ट्वाइस रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब आपको ये ऑप्शन से देखना होगा कि ऑप्शंस में आपके पास सिर्फ बोरोन और हाइड्रोजन ही है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B5 और H9, B5H9 फर्स्ट ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, ठीक है। आइसोलोबल एनालॉजी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होता है, क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस कर लिए। अब कुछ रिएक्शंस देखेंगे। अगेन सिंपलेस्ट रिएक्शंस के साथ ही मैं शुरू करवाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। Mn2CO10 यहाँ पे रिएक्शन हो रही है सोडियम के साथ। सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं, यहाँ पे एक मेटल मेटल बॉन्ड देखने को मिलता है, एक भी कार्बोनिल आपको ब्रिजिंग पोजीशन पे नहीं मिलेगा। CO5 आ जाएगा, CO5 आ जाएगा। और ये जो मेटल मेटल बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड होता है, इजीली ब्रेक हो जाएगा। अब सोडियम हमें पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, तो ये क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट में मिल जाएगा NaMnCO5, ठीक है। या तो आपके पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए Na पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो Mn बॉन्ड था और कार्बोनिल आपके पास न्यूट्रल लिगेंड है, फॉर्मल चार्ज यहाँ पे 0 होगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, ये +1 है, +x +0 इज इक्वल टू होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर 0, मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है -1, यहाँ पे 0 से -1 हो रही है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन हो रही है, ठीक है। और डायरेक्टली आप ये भी बोल सकते हो थे कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो रिडक्शन हो रही है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आ गया ये, तो इसको आप बोल लो कि ये A है। अब सेकेंड क्या है कि Mn2CO10 की रिएक्शन हो रही है Br2 के साथ, ठीक है। Br2 के साथ अगेन यहाँ पे Mn बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इजीली, ठीक है। एक Br इधर आ जाएगा, एक Br इधर आ जाएगा, ऐसे ब्रेक होगा। यहाँ पे CO5 है, ये रहने दो, यहाँ पे भी CO5 है, ये रहने दो, ठीक है। सो यहाँ पे आपको MnCO5 Br इसके 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी और यहाँ पे देखो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, +1 आ जाएगी। इसलिए आप फाइंड आउट कर सकते हो, ये 0 ये x, यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू +1 आई। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, ये ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। एक तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पे रिडक्शन हो रही है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। अब और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये A है और ये B है। अब A में CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी या B में इंक्रीज होगी, CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर डिपेंड हो सकता है। यहाँ पे देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है -1 मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कॉन्सेप्ट वही लग रहे हैं, क्वेश्चन थोड़े से वेरी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको रिएक्शन दे दी और उसके बाद पूछा जाएगा कि प्रोडक्ट में किसकी CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सेंट्रल एटम के पास मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो मोर बैक बॉन्डिंग होगी, मोर बैक बॉन्डिंग होगी तो यहाँ पे CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी लेस आएगी, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है मतलब यहाँ पे लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मतलब यहाँ पे लेस बैक बॉन्डिंग होगी, लेस बैक बॉन्डिंग होगी तो मोर CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होगी, मोर
CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी किसकी ज़्यादा हुई, B की ज़्यादा हुई एज कम्पेयर टू A। सो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के बन सकते हैं, कैसे भी। ये तो आपको अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो ये तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपके पास ये दिया हुआ है। सो यहाँ पे भी क्या करोगे, H2 के साथ रिएक्शन हो रही है, Mn है, Mn है। ठीक है, CO5 आ गया, यहाँ पे भी CO5 आ गया। यहाँ पे क्या आएगा, H आएगा, H आएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देख लो प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, MnCO5 और यहाँ पे मिल रहा है H। अब यहाँ पे ये मेटल है एंड ये हाइड्राइड के फॉर्म में है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, यहाँ पे भी अगेन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, यहाँ पे 0 आ रही है और यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। ठीक है, उसके बाद अब ये है MnCO10 प्लस I2 जैसे Br2 के साथ रिएक्शन हुई है वैसे I2 के साथ होगी। यहाँ पे भी आपके पास MnCO5, यहाँ पे Br आ जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, Mn आ गया, ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, सो ये आ गया आपके पास ऑक्टाहेड्रल, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आपके पास CO आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास H आ गया या Br आ गया या I कुछ भी आ गया। यहाँ पे आयोडीन है तो यहाँ पे हम I लिख लेंगे, यहाँ पे I आ गया, यहाँ पे I आ गया। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं मैं ये बता रही हूँ अगेन। यहाँ पे CO आ गया, यहाँ पे CO आ गया। अब इसके पॉइंट ग्रुप पे क्वेश्चन बन सकते हैं। C4V पॉइंट ग्रुप होगा, ये तो मैंने आपको अच्छे से बताया ही था। C4B पॉइंट ग्रुप होगा तो इसके IR बैंड्स के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, IR बैंड्स के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +1 आएगी एंड यहाँ पे 0 आएगी, ऑक्सीडेशन ही हो रही है। IR बैंड्स C4V पॉइंट ग्रुप के लिए IR बैंड का फॉर्मूला होता है N-2। N-2, N कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बोनिल 1 2 3 4 5, 5 - 2, यहाँ पे IR बैंड्स आ गए 3। तो IR बैंड्स कितने आ गए, यहाँ पे आपके पास 3 आ गए, 3 IR बैंड्स आ गए। CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है। यहाँ पे ये आपके पास P दिया हुआ है, ये आपके पास Q दिया हुआ है, इसमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहाँ पे लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मतलब लेस बैक बॉन्डिंग होगी, लेस बैक बॉन्डिंग होगी तो यहाँ पे मोर CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आएगी। ठीक है, तो किसकी ज़्यादा होगी, Q की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू P। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि अब आइसोलोबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रही है। कैसे सब्स्टिट्यूशन हो रही है, अब देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास MnCO5 है, यहाँ पे भी आपके पास MnCO5 है। अब यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है I2 के साथ, यहाँ पे आ रहा है आपके पास MnCO5 और यहाँ पे आ रहा है I। सब्स्टिट्यूशन हो रही है इस ऑर्गेनोमेटेलिक फ्रेगमेंट की I के साथ। अब यहाँ पे देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं हम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन M25 एटॉमिक नंबर मतलब 7, सो 7 + 10, यहाँ पे आगे 17 और यहाँ पे आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो हमें पता है 7 आइसोलोबल है किसके, 17 के, मतलब यहाँ पे आइसोलोबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे एक रिएक्शन से आप मतलब कितने क्वेश्चंस बना सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं आप, नेक्स्ट और कैसा क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे देखो ये रिएक्शन तो आप जल्दी से लिख सकते हो। Mn, अब आपके पास यहाँ पे सोडियम आ जाएगा, MnCO5 आ जाएगा। स्ट्रक्चर इसका सेम होता है मतलब सेम वे में रिएक्शन होगी। यहाँ पे भी MnCO5 आ जाएगा।
सॉरी Mn नहीं है यहाँ पे, ये तो एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे ReCO5 आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपके पास NaTCCO5 आ जाएगा। रिएक्शन बहुत इजी है ये भी, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है MnCO5 नेगेटिव, TCCO5 नेगेटिव, ReCO5 नेगेटिव, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इन तीनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर यहाँ पे सोडियम ना हो तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आएगा। अब बेसिक स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये अब आपके पास Mn आ रहा है, Tc आ रहा है, Re आ रहा है, ये 3D से है, ये 4D सीरीज से है, ये 5D सीरीज से है। साइज इंक्रीज हो रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, तो इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो। बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, C की ज़्यादा होगी। देन आपके पास B आ गया, देन आपके पास A आ गया, ठीक है। सो ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन दी हुई है, यहाँ पे क्या है, ये CH3 है, I है, ठीक है, मतलब, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो ये किसके के ऊपर अटैक करेगा, I है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। सो ये यहाँ से ये ले लेगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, MnCO5, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा, MnCO5, यही हो रहा है, ठीक है। एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है ये। अब और क्या है कि ये सारे, अब ये जो सारे हमने देखे हैं जहाँ पे भी रिएक्शन हो रही है, आपको यहाँ पे ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस ही मिल रहे हैं। ये आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन काउंट भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन काउंट के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ये सारे आपको 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ही मिल रही हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया ये। अब और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी रिएक्शन फास्ट है। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, विच रिएक्शन फास्ट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमने क्या बोला था कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होती है, ये मोर बेसिक होता है, दिस इज मोर बेसिक। अगर ये ज़्यादा बेसिक है, मोर बेसिक है, तो ये जल्दी से अटैक करेगा मिथाइल के ऊपर, CH3 के ऊपर जल्दी से अटैक करके यहाँ पे ये वाली रिएक्शन फास्ट होगी। मतलब आप लिख सकते हो K2 फास्ट होगी K1 से, ठीक है। सो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखते हैं, सेम वे में ये रिएक्शन भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी अब CO बॉन्ड प्रेजेंट है, ये भी ब्रेक हो जाएंगे। ब्रेक होने के बाद यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, CO4 Na, यहाँ पे भी मिल सकता है। अब यहाँ पे देखें, इसके इलेक्ट्रॉन काउंट भी कर लेते हैं हम। कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27, 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 9 प्लस आपके पास यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8। सो यहाँ पे देखो, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे +1 आ जाएगा। 9 + 9 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मिल रही है ये, ठीक है। और आप यहाँ पे अगेन रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, आप इजीली देख सकते हो। यहाँ पे कोबाल्ट -1 है, यहाँ पे 0 है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या होगी, डिक्रीज होता है तो क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। वैसे भी गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो क्या होगी, रिडक्शन होगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी और आपके पास आ जाएगा CO4 and I। ये रिएक्शन सिंपलेस्ट सी रिएक्शन थी, ये हमने देख ली। इस लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू गाइस।